आज हम किसी युद्ध या कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। हम एक इंसान के अंदर बहुत धीरे धीरे और खामोशी से हो रहे बिखराव की कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा स्रोत है जॉन विलियम्स का उपन्यास स्टोनर, और ख़ास तौर पर उसका 11वां अध्याय। हाँ। ये कहानी है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विलियम स्टोनर की, जिसकी जिंदगी में एक प्रोफेशनल हार, मतलब उसके पूरे वजूद पर ही सवाल खड़े कर देती है। ये अध्याय इस बात की एक तरह से केस स्टडी है कि हमारा काम और हमारी पहचान कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सही। जब स्टोनर की प्रोफेशनल दुनिया पर हमला होता है तो उसका असर उसके घर, उसके रिश्तों और आखिरकार उसके खुद के होने के एहसास तक पहुंच जाता है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक हार से। एक बहुत ही सार्वजनिक हार से। हाँ, विलियम स्टोनर अपने एक छात्र चार्ल्स वॉकर को ग्रेजुएट प्रोग्राम से बाहर रखने की लड़ाई हार चुका है। और वॉकर की कैंपस में वापसी किसी विजेता की तरह होती है। हाँ, वो स्टोनर को देखकर व्यंग से सिर झुकाता है। उसकी मुस्कान में एक तरह का जहर होता है। बिल्कुल एक सार्वजनिक तमाचा है ये। और इस तमाचे को और जोरदार बनाता है डिपार्टमेंट का नया चेयरमैन हॉली लोमैक्स। अच्छा। वॉकर तो बस एक मोहरा है। असली लड़ाई अब स्टोनर और लोमैक्स के बीच शुरू होती है। तो ये सिर्फ एक अकादमिक असहमति नहीं रह जाती। नहीं, ये एक निजी जंग बन जाती है। स्टोनर फिर भी एक कोशिश करता है इस कड़वाहट को खत्म करने की। वो लोमैक्स के ऑफिस में जाता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल एक तरह से शांति का प्रस्ताव रखता है। लेकिन लोमैक्स का इरादा तो कुछ और ही है। और यहीं पर वो बात होती है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देती है। क्या होता है? लोमैक्स स्टोनर को बीच में ही काट देता है। वो कहता है, हम कभी दोस्त नहीं थे। एक बहुत ही क्रूर और सपाट बयान। फिर वो स्टोनर पर पक्षपात का आरोप लगाता है, वॉकर को एक प्रतिभाशाली छात्र बताता है। और फिर वो लाइन आती है जिसके बारे में आपने बताया था। हाँ, वो लाइन जो किसी चाकू की तरह चुभती है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एक शिक्षक बनने के लायक हो। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और आगे कहता है, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये बहुत कठोर है। लोमैक्स इतना कड़वा क्यों है? क्या ये सिर्फ वॉकर के बारे में है या कोई पुरानी दुश्मनी भी है? ये एक बेहतरीन सवाल है। उपन्यास में हमें संकेत मिलते हैं कि लोमैक्स और स्टोनर कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनमें हमेशा एक तरह की पेशेवर प्रतिद्वंदिता रही। अच्छा। हो सकता है लोमैक्स स्टोनर की उस शांत अकादमिक ईमानदारी से कहीं ना कहीं जलता हो। ये एक सत्ता का खेल है। मतलब चेयरमैन बनते ही उसे मौका मिल गया। एग्जैक्टली उसे स्टोनर को उसकी जगह दिखाने का मौका मिल गया। वो वॉकर का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ स्टोनर को नीचा दिखाने के लिए। और इसका अंत भी बहुत अपमानजनक होता है ना? हाँ, लोमैक्स कहता है कि अगर भविष्य में डिपार्टमेंट के काम से मिलना हो तो सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना होगा। क्या? और लेखक हमें बताता है कि इसके बाद 20 साल से ज्यादा उन दोनों ने एक दूसरे से सीधे बात नहीं की। 20 साल? सिर्फ एक झगड़े की वजह से? हाँ, और यही बात अकादमिक दुनिया की उस छोटी छोटी राजनीति की भयावहता को दिखाती है। सही कहा। एक बंद कमरे में हुई बातचीत दो लोगों की जिंदगी का रास्ता 20 साल के लिए तय कर देती है। तो एक दफ्तर में हुई ये लड़ाई क्या वहीं तक सीमित रहती है या इसका असर बाहर भी फैलता है? फैलता है, और बहुत तेजी से, आग की तरह। कैसे? ये बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाती है और स्टोनर अचानक एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। मतलब उसके जो पुराने छात्र थे, जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था, अब या तो उससे कतराने लगते हैं, ये बहुत असहज होकर बात करते हैं। अच्छा। कुछ छात्र जो लोमैक्स के खेमे के हैं, वो तो जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हैं, और कुछ हैं जो दिखावटी दोस्ती करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो किसी से डरते नहीं। यानी वो अब सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, वो एक प्रतीक बन गया है, या तो विद्रोह का या फिर हार का। बिल्कुल। और ऐसे में कोई भी उसके साथ सामान्य व्यवहार कर ही नहीं पाता। तो नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा ये होता है कि स्टोनर खुद ही सबसे दूर हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी ही मतलब सबके लिए एक शर्मिंदगी का कारण है। तो वो कहाँ जाता है? वो लाइब्रेरी और अपने ऑफिस की खामोशी में शरण लेता है। उसका सामाजिक जीवन एक तरह से लगभग खत्म हो जाता है। और ये अकेलापन और हार का एहसास उसके काम पर भी तो असर डालता होगा। जिस पढ़ाने से उसे प्यार था उसका क्या होता है? वो प्यार एक बोझ बन जाता है। ओह। पढ़ाना एक थकाऊ बेजान दिनचर्या बन जाती है। वो क्लास में जाता है, लेक्चर देता है, और दिन के अंत में खुद को पूरी तरह थका हुआ और सुन पाता है। ये जो सुन्नापन है, क्या ये सिर्फ थकान है? नहीं, ये थकान से कहीं ज्यादा है। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है।
जब बाहरी दुनिया बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाती है तो इंसान अंदर से महसूस करना ही बंद कर देता है। ताकि और चोट न लगे। हाँ, स्टोनर की आत्मा एक तरह से खुद को बचाने के लिए कोमा में जा रही है। ये सुन्नापन तो काम की जगह तक ठीक है, लेकिन जब वो घर जाता है तब क्या होता है? क्या वहां कोई राहत मिलती है? नहीं, विडंबना यही है कि उसका घर उसकी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा ठंडा और वीरान है। ऐसा क्यों? वो घर पे ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी एडिथ के लिए उसकी मौजूदगी एक दखलंदाजी जैसी है। मतलब वो उसे घर पर नहीं चाहती। एडिथ ने अपनी एक तयशुदा दुनिया बना ली है और स्टोनर अब उसमें फिट नहीं बैठता। उसकी मौजूदगी से एडिथ परेशान और बीमार तक हो जाती है। और उसकी बेटी ग्रेस, उन दोनों का रिश्ता तो बहुत गहरा था। लेकिन अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। एडिथ ने ग्रेस का हर मिनट शेड्यूल कर रखा है, स्कूल, संगीत, डांस। तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल। ग्रेस के पास शाम को ही थोड़ा खाली समय होता है और स्टोनर को हफ्ते में 4 शाम क्लास लेनी पड़ती है। जब तक वो घर लौटता है ग्रेस सो चुकी होती है। ये तो बहुत दर्दनाक है। और लेखक यहाँ एक बहुत ही मार्मिक लाइन लिखता है। वो कहता है कि स्टोनर महसूस करता है कि उनके बीच एक निकटता बची थी, एक ऐसी निकटता जिसे स्वीकार करने का जोखिम वे दोनों नहीं उठा सकते थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो जानते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को जताना भी अब खतरनाक लगता है, क्योंकि उससे जो दर्द होगा वो शायद बर्दाश्त के बाहर हो। तो वो हर जगह से कट चुका है, काम से, समाज से और अब अपने परिवार से भी। हाँ, वो पूरी तरह अकेला है और अपने ऑफिस के कमरे में कैद है। ऐसे अकेलेपन में इंसान के दिमाग का क्या होता है? वो टूटने लगता है। स्टोनर खुद को यकीन दिलाता है कि चलो ये पढ़ने का एक अच्छा मौका है। हाँ, जो किताबें सालों से पढ़ना चाहता था। वही, वो उन्हें निकालता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो बस पन्नों को घूरता रहता है, शब्द अपना मतलब खो देते हैं और उसका दिमाग खालीपन में भटकता रहता है। यही पर लेखक कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक सब्जी बन गया है। हाँ, एक वेजिटेबल स्टेट। ये एक भयानक एहसास है जहां आप जिंदा तो हैं लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। और उस खालीपन में उसे दर्द की भी तलब होती है। वो चाहता है कि काश उसे कुछ महसूस हो, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो, ताकि उसे यकीन हो कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी दिमागी हालत में वो खुद से वो सबसे बड़ा और सबसे भारी सवाल पूछता है। हाँ, क्या उसका जीवन जीने लायक था? क्या ये कभी था भी? ये सिर्फ उदासी से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। आप बिल्कुल सही हैं। ये डिप्रेशन से आगे की बात है। ये एक दार्शनिक या कहें कि अस्तित्व का संकट है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हाँ, और स्टोनर कोई आत्मदया में डूबकर ये सवाल नहीं पूछ रहा। उसे हैरानी होती है कि ये सवाल उसके पास इतनी इम्पर्सनल फोर्स के साथ आता है, जैसे कोई बाहरी ताकत हो। मतलब ये उसकी निजी भावना नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सच की तरह उसके सामने खड़ा है। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। क्या? स्टोनर ने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और साहित्य को दी है, और वो सारा ज्ञान, सारी किताबें, सारी पढ़ाई उसे आखिर में इसी एक निष्कर्ष पर लाती है कि अंत में सब कुछ व्यर्थ और खाली है और एक दिन शून्यता में विलीन हो जाएगा। एक विद्वान के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती है कि उसका ज्ञान ही उसे अर्थहीनता तक ले आए। सही, ये सोचकर ही सिहरन होती है। और इसी मानसिक स्थिति में अध्याय का अंत होता है, उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बर्फ के दृश्य के साथ। हाँ, ये सिर्फ मौसम का वर्णन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये दृश्य स्टोनर की आंतरिक दुनिया का बाहरी प्रतिबिंब है। एक सर्द रात है, स्टोनर अपनी क्लास के बाद ऑफिस में बैठा है। बाहर बर्फ गिरी है और पूरा कैंपस एक शांत सफेद चादर से ढका हुआ है। और फिर एक आवेग में वो अपने डेस्क की लाइट बंद कर देता है और अंधेरे में बैठ जाता है। हाँ, और उस पल में कुछ असाधारण होता है। क्या? उसे महसूस होता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल रहा है और वो बर्फ की सफेदी, वो खामोश शून्य उसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे वो उस शून्य में विलीन हो रहा हो। हाँ, घुल रहा हो। दुनिया, पेड़, इमारतें, तारे, सब कुछ छोटा और दूर होता महसूस होता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है जहां आपका मैं मिटने लगता है। ये सुनने में शांतिपूर्ण भी लगता है और डरावना भी। दोनों है। ये उसके अंदर के खालीपन का बाहरी रूप है। वो उस शून्य से एक हो रहा है जहां कोई दर्द नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई अकेलापन नहीं। एक तरह की मुक्ति। हाँ, एक तरह की मुक्ति। वो लगभग उस शून्य में खो ही चुका है।
और तभी उसके पीछे एक रेडिएटर के खड़खड़ने की आवाज आती है। हाँ, एक बहुत ही मामूली मशीनी आवाज। ये आवाज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आवाज उसे वापस खींच लाती है। ये वास्तविकता की आवाज है, एक भद्दी, मशीनी, बेजान दुनिया की आवाज। उस शांत शून्य के ठीक विपरीत। बिल्कुल। वो आवाज उसे याद दिलाती है कि वो एक शरीर है, एक कमरे में है, इस दुनिया का हिस्सा है। और वो चौंक कर वापस आ जाता है, दृश्य फिर से सामान्य हो जाता है। लेखक लिखता है कि वो एक अजीब सी अनिच्छुक राहत के साथ डेस्क लैंप फिर से जलाता है। क्यूरियसली रिलक्टेंट रिलीफ। इसका क्या मतलब है? यही इस पूरे अध्याय का सार है। उसे राहत मिलती है कि वो उस शून्य में डूबा नहीं, वो बच गया। लेकिन उस राहत में एक अनिच्छा है, एक रिलक्टेंस है। वो बचना तो चाहता था, पर शायद पूरी तरह से नहीं। उस शून्य में एक शांति थी, एक सुकून था, जिसे छोड़कर वो वापस इस दर्द भरी दुनिया में आना नहीं चाहता था। तो वो वापस आ जाता है? हाँ, वो अपनी किताबें और कागज उठाता है और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है, सूखी बर्फ में अपने हर कदम की दबी हुई तेज आवाज के प्रति सचेत। वो फिर से अपने शरीर में, अपनी दुनिया में वापस आ गया है। तो ये सिर्फ एक अकादमिक विवाद की कहानी नहीं थी। ये एक आदमी के धीरे धीरे टूटने, दुनिया से कट जाने और अपने अस्तित्व के अर्थ पर ही सवाल उठाने की कहानी थी। बिल्कुल। लोमैक्स के साथ हुई एक बातचीत ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने उसे भीतर से खोखला कर दिया। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बाहरी संघर्ष हमारी आंतरिक दुनिया को आकार देते हैं। स्टोनर की हार सिर्फ डिपार्टमेंट की राजनीति का नतीजा नहीं थी, ये उसकी पहचान पर, एक शिक्षक के रूप में उसके मूल्य पर और आखिरकार एक इंसान के रूप में उसके वजूद पर हमला था। और ये उस पल के बारे में है जब कोई इंसान पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी को देखता है और खुद से पूछता है, ये सब किस लिए था? और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि उस रात रेडिएटर की उस खनक ने स्टोनर को उस बर्फीले शून्य में विलीन होने से बचा लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक राहत थी या एक त्रासदी? क्या वास्तविकता में वापस आना हमेशा एक बचाव होता है, या कभी-कभी एक लंबी सजा की शुरुआत भी हो सकती है?